हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग डायमंड क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं भारत पंचाल। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर के डायमंड क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट डायमंड क्वेश्चंस करने आए हो और चैप्टर आपको नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसकी चैप्टर की रिवीजन कर लो। रिवीजन के लिए 30 मिनट्स रिवीजन की वीडियो बना रखी है, डिटेल्ड वन शॉट है, इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, एमसीक्यूज और एनसीईआरटी का निचोड़ भी इस चैप्टर का आने वाला है इस लेक्चर के, या फिर इसके अलावा बाकी सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स हैं और आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और उधर मैसेज कर सकते हैं कि सर हम यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और व्हाट्सएप चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से, सारे लिंक ज्वाइनिंग लिंक एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन है और कोशिश की गई है कि सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए सो दैट कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सको। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय यूनिडेंटेंट, बाइडेंटेंट, एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। देखिए लिगेंड्स क्या होते हैं, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पता होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और इधर लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अब लिगेंड्स कई तरह के हैं, जैसे यूनिडेंटेंट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनकी डेंसिटी 1 हो, या फिर व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्डेड थ्रू वन डोनर साइड, अगर कोई लिगेंड सिर्फ एक डोनर साइड से जुड़ा हो या एक डोनर एटम के थ्रू जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेंट लिगेंड बोलते हैं। एग्जांपल Cl नेगेटिव, CO, NH3, H2O। बाइडेंटेंट लिगेंड्स किसे कहते हैं भाई, व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्डेड थ्रू टू डोनर साइड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। एग्जांपल हो गया EN, EN का नाम होता है इथेन 1,2 डाइमाइन या फिर इसे इथाइलिन डाइमाइन भी बोल सकते हैं, CH2NH2, CH2NH2। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पर लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे के जुड़ता है। आगे हमारे पास आ जाता है भाई ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो इज OX, है ना, ऑक्सालिक एसिड से बनता है ये, COOH H हट जाता है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज ये डोनेट किए जाते हैं। एक होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड खास तरह के लिगेंड्स होते हैं, इन्हें आप लोग बाइडेंटेड लिगेंड्स भी कह सकते हो। बाई मतलब जिसके पास दो डोनर एटम हो, बट ये अपने दोनों डोनर एटम्स का यूज नहीं कर सकता। दोज लिगेंड्स विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम, ईदर ऑफ द टू गेट्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। दो डोनेटिंग साइट है, दो डोनर एटम है, बट उनमें से कोई एक ही जुड़ पाएगा, तो एक्चुअल में ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही हैं। एग्जांपल NO2ONO, इसे बोलते हैं नाइट्रिटो N, इसे बोलते हैं नाइट्रिटो O। थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, एक बार ये सल्फर की तरफ से जुड़ता है तो थायोसाइनो, और अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा तो आइसोथायोसाइनो। CN NC, अगर ये कार्बन की तरफ से जुड़ेगा तो इसे साइनाइड बोलते हैं, साइनो बोलते हैं, और अगर N की तरफ से जुड़ेगा तो इसे आइसोसाइनो बोलते हैं। इसके अलावा पॉलीडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं, जिसके पास दो से ज्यादा डोनर एटम हो, और पॉलीडेंटेड का एक फेमस एग्जांपल है, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना पॉलीडेंटेड का एग्जांपल कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट। देखिए ये बच्चों को थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, है ना, अपने अपने डाउट है भाई, कुछ कह नहीं सकते किस बच्चे को क्या मुश्किल लगता है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा थोड़ा ध्यान से समझना। पोटेशियम, पोटेशियम यानी क्या होता है, के कलर चेंज कर देते हैं, के ट्राई ऑक्सालेटो यानी कि OX कितने हैं भाई 3, क्रोमेट यानी कि इधर क्या आएगा Cr आएगा। अब देखिए ये जो काउंटर आयन होते हैं जो लेफ्ट साइड में लगते हैं या जब राइट साइड में लगते हैं, या फिर कई बार ये काउंटर आयन नहीं दिखते हैं तो चार्ज जरूर होगा, तो वो चार्ज हमें दिया नहीं होता, वो चार्ज हमें काउंटर आयन का नंबर हमें प्रिडिक्ट करना होता है। तो वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, इस के को हम लोग मान लेंगे x। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है इन्होंने 3, OX कितने हैं 3, कितना होता है -2, इक्वल टू पूरे के ऊपर चार्ज हम 0 मान के चलेंगे, x + 3 -6 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 3, मतलब जिसको आपने x मानना है उसको ऐसा कर दो कि उस पर 3 प्लस चार्ज आ जाए, तो भाई पोटेशियम को हमें 3 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है हेक्सा प्लेटिनम 4। अब देखिए हेक्सा, हेक्सा यानी कि 6 क्या हो जाएंगे भाई अमाइन, हेक्सा अमाइन, NH3 हो गए 6, प्लेटिनम PT। अब बनाओ भाई, अब यहां पर हमें ये तो बताया नहीं है कि काउंटर आयन है कि नहीं कोई सा, तो ऑब्वियसली इधर चार्ज होगा कुछ ना कुछ, है ना, अगर काउंटर आयन होते तो उनका नाम होता ना, अब काउंटर आयन तो नहीं, इट मींस यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे भाई। पोटेशियम देखो आप, पोटेशियम नहीं प्लैटिनम को देखो, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और NH3 कितने हैं 6, NH3 पर तो 0 चार्ज होता है और इक्वल टू x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, मतलब जिसको आप x मान रहे हो उस पर +4 चार्ज होना चाहिए, x आपने चार्ज को मानना है तो यहाँ पर आप 4+ मान सकते हो। देखिए अगर काउंटर आयन नहीं है तब आप लोग चार्ज के लिए देखोगे, इधर आ जाओ, टेट्राब्रोमिडो, टेट्राब्रोमिडो यानी कि 4 क्या है हमारे पास Br है, 4 इधर Br आ जाएंगे, क्यूपरेट यानी Cu,
अब देखो क्यूपरेट है तो कॉमन सेंस है कि ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, या तो इधर काउंटर आयन होता तब इसका नाम चेंज होता है, या फिर इधर नेगेटिव चार्ज होगा। वो नेगेटिव चार्ज कितना है वो हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। बी आर 4 है, बी आर पे कितना चार्ज होता है, -1, चार्ज नहीं पता है तो चार्ज इक्वल टू में होता है। और सी यू पे कितना है भाई, सी यू की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दे रखी है 2, तो x ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -2। तो जिसको आपने x मानना है वो कितना होगा भाई, -2 होगा, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेंटा अमाइन। पेंटा यानी कि NH3 कितने होंगे हमारे पास 5, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N है यानी कि NO2 है, और अगर नाइट्रिटो O होता तो ONO होता, इधर आ जाएगा कोबाल्ट। अब बताओ भाई, ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चार्ज बनेगा, कुछ काउंटर आयन तो नहीं दे रखे हैं, तो चार्ज निकालना है तो चार्ज को हम लोग x मान लेंगे। CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, NH3 कितनी है 5, NH3 पे 0 होता है, NO2 पे कितना होता है -1 होता है, जिसको x मानना है वो इक्वल में लिखा जाता है, चार्ज इक्वल में लिखा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1, x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आप लोग चार्ज लिख दोगे 2+। गेटिंग माई पॉइंट टू नोट, मेन बच्चों को जब आप नाम से स्ट्रक्चर करने जाते हो तो काउंटर आयन का नंबर नहीं पता होता हमें, क्योंकि काउंटर आयन का नंबर मेंशन नहीं किया जाता नाम में, चार्ज नहीं मेंशन किया जाता है, तो वो हमें खुद से प्रेडिक्ट करना होता है। तो जिसको भी प्रेडिक्ट करना है उसको आप लोग x मान लोगे, है ना, और इस तरह से सारे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट द सिस्टमैटिक आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, CONH3 ONO 2+। तो देखिए एक से ज्यादा लिगेंड है तो इसे क्या बोलते हैं, अमाइन, और इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो ओ। तो आप लोग देखो कि इनमें से पहले नाम किसका आएगा, ऑब्वियसली अमाइन का, NH3 5 है तो पेंटा अमाइन, इसका नाम होगा नाइट्रिटो ओ, CO का नाम होगा कोबाल्ट। नाम चेंज नहीं होगा, कोई ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव होता तो नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है कोबाल्टेट, बट अभी पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, अब चलो NH3 को क्या मान लिया, x NH3 कितने हैं 5, CO को क्या मान लिया, x NH3 कितने 5, 0, ONO पर कितना चार्ज होता है -1, इक्वल टू में कितना चार्ज है +2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे भाई 3 लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका नाम होता है, बहुत सारे लिगेंड है, इसका नाम होता है अमाइन, इसका नाम होता है क्लोरिडो, इसका नाम होता है NH2CH3 का, इसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन, और Cl ये काउंटर आयन है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इनमें से आ जाओ। इनमें सबसे पहला नाम होगा इसका अमाइन का, 2 हैं तो डाई अमाइन, उसके बाद सी वाले का क्लोरिडो, और फिर इसका नाम होगा मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। पीटी का नाम क्या हो जाएगा प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, लास्ट में Cl है, Cl को क्या बोल देंगे क्लोराइड बोल देंगे। पीटी को आप लोग क्या मान लोगे, x NH3 2 है 0, Cl पे कितना होता है -1, NH2CH3 पर भी 0 होगा, और फिर Cl है तो -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आप लोग 2 लिख दोगे। TiH2O6, अब यहाँ पर तो एक ही लिगेंड है तो 6 को हम लोग क्या बोल देंगे हेक्सा एक्वा, Ti को क्या बोलेंगे टाइटेनियम 3, और लास्ट में चार्ज लगा हुआ दिख रहा है, और जब चार्ज दिखता है तो लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं आयन लगा देते हैं। इसके बाद ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आपको कंडीशन बता देता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर्स जब भी आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, और वहां पर आपको एटलीस्ट 1 बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है विच रोटेट पीपीएल, है ना, या फिर जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है। तो बनाओ भाई CrC2O4 थ्राइस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है CrC2O4 थ्राइस में, कमेंट सेक्शन में बताना। चलो C2O4 यानी कि ऑक्सालेटो, ये Cr लगा दिया, OX लगा दिया, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा, बहुत सारे बच्चों को कोऑर्डिनेशन नंबर में इशू रहता है। C2O4 एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें 1 में 2 की शक्ति है तो 3 में 6 की शक्ति हो जाएगी, तो इस तरह से लगाएंगे, और जब मिरर इमेज बनाएंगे तो जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद इधर आ जाओ PtCl2 En2। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बना देता PT ऐसे कुछ इस तरह से, ये Cl, ये Cl, ये En, ये En, क्या यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है? तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप इसकी मिरर इमेज बनाने जाओगे तो इसकी मिरर इमेज सेम बन जाएगी, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए, तो कुछ इस तरह से ही बनेगा PT Cl Cl और इधर En En, फिर इसको मिरर के सामने रखेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास है CrNH3 ट्वाइस Cl2 En, लगा दिया आपने, कहीं भी लगा सकते हो इसमें, बस ये देख लेना कि जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो वो डिफरेंट होनी चाहिए, और ये जो प्लस चार्ज है इस तरह से करके आप इसका प्लस चार्ज दिखा सकते हो।
अगला क्वेश्चन है गिव द एविडेंस दैट CONH3 5Cl SO4 CONH3 5SO4Cl आर आयनाइजेशन आइसोमर। देखिए आयनाइजेशन आइसोमर्स किसे कहते हैं, विच गिव डिफरेंट आयंस। तो भाई SO4 इसको ब्रेक डाउन करोगे तो सल्फेट आयन देगा, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्लोराइड आयन देगा। तो क्लियर है हमें कि ये आयनाइजेशन आइसोमर शो कर रहा है। बट ये बात हम पेपर में नहीं लिख आएंगे, पेपर में हमें एविडेंस देना है तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही सॉल्यूशन को लेंगे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में और उसमें सबसे पहले BaCl2 डाल लेंगे। जब BaCl2 डालोगे ना, अच्छा ये काउंटर आयन जो होता है ये आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, ये बाहर वाला टूट सकता है, ये SO4 Ba के साथ जुड़ेगा, BaSO4 बनेगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है। अब सेम जो ये वाला है CONH3 5SO4Cl, जब आप इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ कराओगे तो नो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है सर, मुझे तो इसकी रिएक्शन करानी है, तो आप क्या कर दो, AgNO3 कर दो। AgNO3 के साथ जब कराओगे किस वाले की, Cl वाले की, तो क्या होगा भाई, ये जुड़ेंगे आपस में, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, और जब SO4 वाले के साथ AgNO3 की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आ जाएगा नो रिएक्शन। तो आप क्या लिख सकते हो, दीज टू टेस्ट प्रूव दैट द गिवन टू कंपाउंड्स आर अ पेयर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर। क्योंकि एक ने AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाए हैं, एक ने नहीं बनाए, और एक ने BaCl2 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाए हैं। तो अलग अलग के साथ अलग अलग बिहेवियर इन्होंने शो किया है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म्ड। देखिए लो स्पिन का मतलब क्या है, जहां पर पेयरिंग हो गई हो, है ना, जहां पर पेयरिंग एनर्जी कम रहे और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, टेट्राहेड्रल ऐसा हो। बट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्या लिखा गया है, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी। वो पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाती है। अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है तो आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, लो स्पिन नहीं। ठीक है, सो दे आर नॉट फाउंड इन, दैट्स व्हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर नॉट फाउंड, ऐसे लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, या नहीं समझ में आई बात। देखो अगर डेल्टा ज्यादा है पेयरिंग से, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है उधर, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, तो पेयरिंग होगी तो यहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाए पेयरिंग एनर्जी से और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाए, तो यहां पर आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, यहां पर आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, CONH3 पॉजिटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स while NiNH3 पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे जज किया जाता है कि आपने किस डी में लिगेंड्स की फिलिंग की है। अगर डी की फिलिंग के लिए N-1 डी का यूज हुआ है तो वहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर डी की फिलिंग के लिए ND का यूज हुआ है, बाहर वाले 4D का यूज हुआ है, तो वहां पर आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CONH3। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां से आपको 2-3 बातें क्लियर होंगी, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आप CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, CONH3 6 पॉजिटिव, CO को क्या मान लोगे, XNH3 6 है, 0 इज इक्वल टू +3, तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3+, एटॉमिक नंबर है 27, कन्फिग्रेशन कर दो, क्या बन जाएगी, AR 18 4s 0 और 3d 6। सो सॉरी यार, धैर्य की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि रात के 10:30 बज चुके हैं और बच्चे मेरा वेट करते हैं कि मैं आऊँगा संभालूंगा उन्हें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो NH3 यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा तो फोर्स करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने के लिए, तो पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंस N-1d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सो इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इधर बात करते हो, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ आएगी, 2+ के लिए कन्फिग्रेशन करोगे AR 18 4s 0 3d 8 आ जाएगी। डी में अगर 8 है, अगर आप इसकी पेयरिंग भी करवा दो तो ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। अगर डी में 8 हो तो पेयरिंग नहीं होगी। रिपीट कर रहा हूं, डी में अगर 8 है, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, तो पेयरिंग नहीं होगी। डी में अगर 8 है और कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो पेयरिंग नहीं होगी, लिख लेना कहीं पे। तो यहां पर पेयरिंग नहीं होने वाली है, स्ट्रॉन्ग आ जाए कोई भी आ जाए तो यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। तो बाहर वाले डी में पेयरिंग होगी, बाहर वाले डी में लिगेंड्स जाएंगे। सिंस N-1d ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल, सो द ND ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन in hybridization, that's why it is called outer orbital complex। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक while NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, दो बोथ आर टेट्राहेड्रल, व्हाई। NCERT का क्वेश्चन है। देखो यार सिंपल सी बात है कि पैरामैग्नेटिक तब होगा अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायमैग्नेटिक तब होगा अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। NiCl4 2 नेगेटिव में डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी पेयरिंग हो नहीं पाई होगी, और जब पेयरिंग नहीं हो पाई होगी तो क्या हुआ होगा भाई बताओ, इट कांट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल्स, हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक। इस तरह से होगा ना, डी में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है ना, इस तरह से है। तो इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है भाई, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब NiCO4 में आ जाओ तो इसमें डी में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 3D है। 3D के बाद ये है हमारे पास 4s, और 4s के बाद ये है हमारे पास 4p, ठीक है ना। तो 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब आपने तो कहा था सर डी में अगर 8 हो पेयरिंग नहीं होगी, मैंने ये बोला था डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, एस में नहीं है, एस में नहीं होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बोला था, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये एस के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर और पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, और लिगेंड जाएंगे यहाँ पर। तो अगर आप इस केस में देखते हो तो इसके पास अनपेयर्ड ही नहीं है, और सिंस अनपेयर्ड नहीं है तो हम बोल देंगे कि भाई क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो क्या लिखा गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ CO ligand the 4s electron shift to 3D to pair up 3D electrons, thus there is no unpaired electron presence, hence it is diamagnetic। बात क्लियर है कि नहीं, आई थिंक तो क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन है, why are different color observed in octahedral and tetrahedral complex for the same metal and same ligand। देखो सेम मेटल है, सेम लिगेंड है, बस नंबर ऑफ लिगेंड्स डिफरेंट है, तो आपको अलग अलग कलर ऑब्जर्व होगा। देखिए ये बात है, आपसे पूछा जाता है, और कई बार लिगेंड्स डिफरेंट हो जाते हैं तो भी आपके कलर डिफरेंट हो जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं तब भी आपके कलर जो है डिफरेंट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ये NCERT के 4-5 क्वेश्चन है, मैं डिटेल में कराऊंगा अभी, डोंट वरी यार। मुझे जो भी लगेगा ना कि हाँ तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं जाएगा, तुम भरोसा कर सकते हो। चलो कम टू द पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज डिफरेंट इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। अगर आप एनर्जी को कंपेयर करते हो, डेल्टा टी जो होता है वो 4/9 टाइम्स होता है डेल्टा ओ के, कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे, डेल्टा ओ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू को हम लिख सकते हैं hc/लैम्डा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, वेवलेंथ के। सो हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अब्सॉर्ब्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देन टेट्राहेड्रल। क्या होता है, गैप बहुत ज्यादा होता है, हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर सेम मेटल एंड लिगेंड्स द डिफरेंट कलर्स आर ऑब्जर्व। देखिए डेल्टा इसकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, इस केस में ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो वो क्या होगा भाई, हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अब्जॉर्ब्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब जो ज्यादा वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्वियसली वो कलर भी डिफरेंट डिफरेंट शो करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeH2O6 2 पॉजिटिव आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन वाई। या फिर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, FeH2O6 2 पॉजिटिव इज कलर्ड व्हाइल FeCN6 4 नेगेटिव इज कलरलेस। अब देखो सिंपल है यार, ऐसे केसेस में क्या करोगे आप, सबसे पहले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों ही केसेस में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ आएगी, ठीक है। अब 2+ है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Ar18 4s0 3d6, यहाँ पर भी Ar18 4s0 3d6। अब अगर मान के चलो इधर लिगेंड है Cn, तो Cn क्या करेगा, इस D के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेयरिंग करवा देगा, नो डाउट, है ना। 1 2 3 4 5 6, इधर तो अनपेयर्ड ही नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो ये कलर भी शो नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं H2O की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, डी में 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से 2 3 4 5 एंड इधर 6, तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डी ट्रांजिशन होगी, और डी ट्रांजिशन होगी तो ये कलर भी शो करने वाला है, आप लोग लिखोगे भी। In both the complex compound, Fe is in +2 oxidation state with configuration 3d6. It has 4 unpaired electron. दोनों ही में 4 unpaired electron है. In the presence of weak field H2O ligand, electron do not pair up. Hence, due to DD transition, Fe to H2O6 2 positive possess color. But in the presence of strong field ligand Cn negative, electron gets paired up in Fe Cn6 4 negative. That's why remains colorless. इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है, 2 और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर में फॉर्मूला तो सेम होता है बट हैव डिफरेंट वेज ऑफ अटैचमेंट ऑफ देयर लिगेंड, एज अ रिजल्ट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उन्हीं को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल किस तरह से राइज होते हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, और स्टीरियो किस तरह से राइज होते हैं, राइज ड्यू टू डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट। इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, हम ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं इनको, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैसे बनते हैं, इनसे भी फ्रीक्वेंटली है, ठीक है। ऑप्टिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ज्योमेट्रिकल से ही बन जाते हैं, और इनसे तो बहुत ज्यादा बनते हैं। चलो, आयनाइजेशन आइसोमर्स किसे कहते हैं, इस तरह के आइसोमर्स जो डिफरेंट आयंस देंगे,
जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये क्लोराइड आयन देगा और ये ब्रोमाइड आयन देगा। अगर आप इनको देखते हो तो ये ब्रोमाइड आयन देगा और ये सल्फेट आयन देगा। हाइड्रेट आइसोमर्स या फिर सोलवेट आइसोमर्स, इसमें क्या होता है, H2O जो है वो एज लिगेंड जो रोल प्ले कर रहा होता है वो डिफरेंट होता है। In this type of isomerism, water is taken as solvent. It has different number of water molecule in the coordination sphere and outside. जैसे अंदर की तरफ देखो 6 H2O है, अगले केस में 4 H2O रह गए, अगले केस में 3 H2O, मतलब आप अंदर बाहर H2O कम ज़्यादा करते रहते हो। H2O बाहर लेके जाओगे तो Cl को अंदर लेके आना पड़ेगा। जैसे पहले केस में देखो इधर H2O बाहर है ही नहीं, अगले केस में 2 H2O बाहर है, अगले केस में 3 H2O बाहर है। कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं भाई, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की इंटरचेंजिंग हो जाती है बिटवीन कटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिफरेंट मेटल आयन। देखो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, समझना इस केस में, उसके अंदर अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम होंगे, जैसे एक में Cr लिख दो, एक में CO लिख दो, यहाँ पर लिगेंड डिफरेंट होंगे, एक में NH3 और एक में लिख दो मान लो CN6। तो फिर क्या होगा, इनकी इंटरचेंजिंग हो जाएगी। जब भी आपको ये दो स्फीयर दिखे ना तो याद रखना वहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। तो Cr इधर कर दो CN6 और इसमें कर दोगे CO NH3 6। इसके बाद लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर आपको जब भी देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा भैया, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के केस में देखने को मिलने वाला है। जैसे लिंकिंग डिफरेंट होनी चाहिए ना, जैसे ये NO2 है, अब N की तरफ से लिंक बना रहा है और अगले केस में किसकी तरफ से लिंक बना रहा होगा भाई, O की तरफ से लिंक बना रहा होगा। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वर्नर पोस्टुलेट्स। वर्नर ने क्या बोला था कि किसी भी मेटल की दो तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है भाई, ओके वेरी नाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। याद रखना प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन क्या होती है, चार्ज होती है, चार्ज होती है तो नॉन डायरेक्शनल होती है, आयनाइजेबल होती है, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है तो नॉन आयनाइजेबल होती है बट डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल एंड नॉन आयनाइजेबल, है ना, बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे CO NH3 Cl3 है, फोकस करना, अब CO सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इस सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो बिल्कुल प्रॉपर बॉन्ड बनाओगे आप, ठीक है। और जो Cl है इसकी वजह से इसकी प्राइमरी वैलेंसी बन जाएगी, बिकॉज ये आयनिक है ना, तो आयनिक को आप डॉटेड लाइन से दिखाओगे, इस तरह से बना सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप हर एक केस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, जैसे पहले केस में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, अगले केस में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ आएगी, अगले केस में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ आएगी। तो अगर आप कन्फिग्रेशन करते हो तो Cr3+ की कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, Ar18 4s0 3d3। इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा जी, इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। Fe2 पॉजिटिव की जब आप कन्फिग्रेशन करोगे तो हो जाएगा Ar18 4s0 3d6, तो d6 है तो इसके पास 4 अनपेड है, और इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी Ar18 4s0 3d10, और d में 10 है तो इसके पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। हायर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हायर विल बी मैग्नेटिक मोमेंट वाला हिसाब है, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कहता है म्यू √n × n+2। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां पर आप देख लो जिसके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसकी आएगी और सबसे कम इसकी आएगी, कोई जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, है ना, और इसकी मैंने ट्रिक भी करा रखी है, आएगी बारात कल, सुनशाने कल, सीधा फरीदाबाद से, इस तरह से है। तो Cl Cn NH3 में से सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn, उससे थोड़ा वीक है NH3 और सबसे वीक है इसमें Cl, तो ये फील्ड स्ट्रेंथ है और यही स्प्लिटिंग एनर्जी का भी आएगा। CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हायर व्हेन द कॉम्प्लेक्स कंटेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेज इन द ऑर्डर CrCl6 से ज्यादा NH3 और NH3 से ज्यादा CN6, है ना। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। चिलेट क्या होता है, जब भी कोई बाइडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट लिगेंड जुड़ता है सेंट्रल मेटल एटम से और एक रिंग की फॉर्मेशन करता है, उस लिगेंड को कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं चिलेट, इस इफेक्ट को कहा जाता है चिलेट इफेक्ट, इस प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन, और रिंग फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। एग्जाम्पल PtEnCl2 है, तो Pt
के अराउंड में मोनोडेंटेड लिगेंड लगाओगे Cl और यहाँ पर लगा दोगे En को कैसे लिख सकते हो CH2 NH2 है ना। सच कॉम्प्लेक्स कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स, और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स को, याद रखना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल T2g एंड EG इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको पता है जैसे कि हमारे पास डी जनरेट डी ऑर्बिटल है ना, ये हमारे पास है 2 3 4 5, इसकी स्प्लिटिंग करेंगे। जनरली हम ऑक्टाहेड्रली पढ़ते हैं, तो इसमें EG भैया ऊपर जाते हैं और T2g भैया नीचे आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। इफ डेल्टा O इज लेस देन P, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग की एनर्जी कम है, तो इट मीन्स पेयरिंग हो पाएगी। अच्छा, पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा है तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और जब पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर रहेंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अगर डेल्टा O ज़्यादा हो जाए, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो पेयरिंग होगी, और जब पेयरिंग ज़्यादा होती है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, लो स्पिन, है ना। पेयरिंग होगी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो T2g में 4 चले जाएंगे, EG में 1 भी जाएगा। और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जैसे इसमें 3 चले गए तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, EG में 1। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। अगर डेल्टा O ज़्यादा है पेयरिंग से, इट मीन्स पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और पेयरिंग होगी तो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनेगा। अगर डेल्टा O कम है पेयरिंग से, पेयरिंग वाले की एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स पेयरिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस तरह से फंडा रहता है, आ सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले कुछ टाइम से। तो दैट्स ऑल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, आप लोग देख लेना, और कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना यार। और अगर आपको फील आ रही है कि हाँ यार भारत सर हमारे लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।